Hello guys, I welcome you all on The Catalyst, and today we will discuss MCQ section. There will be total 20 MCQs related to current affairs और वो डायरेक्टली रिलेट करेंगे आपके जीएस पेपर्स से, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी एटसेट्रा। तो यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस होंगे और आज का जो सेक्शन है वो बहुत ही कंपैरेटिवली ईजियर क्वेश्चंस हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग कोशिश करें कि 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आपके आएँ और इसीलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और देखिए कितने मार्क्स आप लोगों के आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्वामी विवेकानंद इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द अबाउ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये एक टफ क्वेश्चन हो सकता है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, बहुत ही डेप्थ का क्वेश्चन है। क्या स्वामी विवेकानंद नव विधान के मेंबर या एसोसिएटेड थे उससे, साधारण ब्रह्म समाज से संबंधित थे, और बैंड ऑफ होप, क्या बैंड ऑफ होप नाम के संगठन से भी जुड़े हुए थे? स्वामी विवेकानंद के ऊपर पूछा जा रहा है, राइट। आपको ये दो क्वेश्चन मैं आपको साथ में दे रहा हूं कि वर्ल्ड यूथ डे और इंडियन यूथ डे कब मनाया जाता है ना, युवा दिवस, दोनों ही बताइए कब कब मनाए जाते हैं। क्या इनसे जुड़े हुए थे स्वामी विवेकानंद? देखिए, स्वामी विवेकानंद was connected with all the three, so the correct answer here is D। तीनों से ही स्वामी विवेकानंद जी कनेक्टेड थे। और कैसे कनेक्टेड थे देखिए, यहाँ पर जो बहुत ही रिनाउंड केशव चंद्र सेन की जो नव विधान नाम की जो संगठन था 1980 में, स्वामी विवेकानंद का नाम पहले क्या था? ही वॉज नोन एज नरेंद्र, उनका ओरिजिनल नाम नरेंद्र था, बाद में स्वामी विवेकानंद हुआ। आपसे एक और प्रश्न है कि हु गेव हिम स्वामी विवेकानंद नेम, किसने उन्हें ये नाम दिया था? और ये केशव चंद्र सेन का जो नव विधान है उसमें जब रामकृष्ण से मीटिंग हुई रिकन्वर्टिंग, तो ये क्या करती थी कि जिन लोगों को, आपको पता होगा क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह जो है कुछ हिंदू को मुस्लिम्स क्रिश्चियन में कन्वर्ट करती थी, तो उन्हें रिकन्वर्ट करके लाना। तो ये जो काम था वो किसका था? ये काम जो है उस समय पर नव विधान कर रहे थे। इज इट क्लियर? आपको मैंने एक बात और बताई थी, बहुत ही डिटेल में लेक्चर था कि ये कभी प्रश्न पूछा जाए कि आपने ये देखा कि हिंदुइज्म, इवन इजराइल का जो धर्म है, राइट, जो हिब्रू उनकी भाषा है, और वहां का जो धर्म है ज्विश, राइट, ज्विश इतना क्यों नहीं पनप पाया, है ना। ज्विश धर्म यहूदी बहुत पुराना धर्म है, हिब्रू जो भाषा बहुत पुरानी भाषा है, हिंदुइज्म बहुत पुराना धर्म है, नहीं पनपा, मतलब पूरे विश्व में स्प्रेड आउट नहीं हुआ। इसके बाद में हम लोग बात करें कि सिख जो धर्म है वो भी लिमिटेड है, जैनिज्म लिमिटेड है, बौद्धिज्म भी कुछ प्रोमिनेंट कुछ पर्टिकुलर रीजन में लिमिटेड है। वहीं पर हम लोग बात करें एक और इम्पॉर्टेंट जो पारसी धर्म है वो भी लिमिटेड है। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे कि पूरे विश्व में दो रिलीजन सबसे ज्यादा स्प्रेड हुए हैं, और उसके पीछे कारण क्या है? क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम धर्म। सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में नंबर्स क्यों हैं? देखिए, दोनों ही रिलीजन में आप देखेंगे तो मिशनरीज थी। मिशनरीज क्या किया करती थी? एक प्रॉपर धर्म का प्रचार किया करती हैं, और यही मिशनरीज का एक मतलब उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को, देखिए ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली हिंदुइज्म से निकालकर क्रिश्चियन बना रहे हैं, हिंदुइज्म से निकालकर मुस्लिम बना रहे हैं। कुछ लोग एथीस्ट हुआ करते हैं जो किसी धर्म में नहीं विश्वास रखते हैं, कुछ ट्राइबल लोग हैं। ट्राइबल का मतलब अभी तो उनको कुछ धर्म की संज्ञा ही नहीं पता क्या है, तो उस केस में क्या करते हैं कि जो नई जो वर्ग मिलता है कोई सा भी रैंडमली, तो वो सभी यहाँ पर मिशनरीज के कारण इन्फ्लुएंस हुआ करता था। इज इट क्लियर? तो उस समय पर क्रिश्चियनिटी से पुनः हिंदुइज्म में लाना, दिस वाज वन ऑफ द टास्क ऑफ दिस नव विधान। तो ये आपको याद रखना है, राइट। मॉडर्न हिस्ट्री में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र बिकेम मेंबर ऑफ फ्री मैसनरी लॉज। ये फ्री मैसनरी लॉज क्या होता है? जहां पर फ्री आइडियाज डिस्कशन किए जाते हैं, और मतलब कुछ एरियाज में ऐसा भी बोला गया है कि महिलाओं को बैन किया जाता है, मतलब महिलाएं यहाँ पर अलाउड नहीं है, वो लोग डिस्कशन करते हैं, रिलीजियस डिस्कशन एटसेट्रा। नरेंद्र बिकम फ्री मैसनरी लॉज एट सम पॉइंट बिफोर 1984, 1984 से पहले बने,
और जो साधारण ब्रह्म समाज था इन हिज 20s, मतलब जब वो अपने 20 वर्ष पूरे कर रहे थे आसपास, ब्रेक अवे फैक्शन ऑफ जो ब्रह्म समाज है का जो ब्रेक अवे मतलब उससे जो टूट कर अलग बना था, केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर ने जिसे बनाया उसमें भी ये मेंबर थे। तो ये बात भी क्लियर होगी, साधारण ब्रह्म समाज में थे और नव विधान में भी थे। और फाइनली 81 to 84 के बीच में ही वॉज ऑल्सो एक्टिव सेंस बैंड ऑफ, तो केशव चंद्र सेन का जो बैंड ऑफ होप था उसमें भी विच ट्राई टू डिस्करेज यूथ फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, कि जो यंग पीपल है उनको स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग से दूर रखने का काम था बैंड ऑफ होप का। तो आपको तीनों के काम पता चल गए हैं। केशव चंद्र के नव विधान का क्या काम था, दिस वन इज द रीजन, राइट। साधारण ब्रह्म समाज ये अलग हुआ था जहां पर डिस्कशन होता था, और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से दूर रखने के लिए बैंड ऑफ होप। इज इट क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कई बार क्या होता है सिंपल क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। कब हो जाते हैं टफ भाई? जब यहाँ पर ये आ जाता है, हम लोग जल्दी में देखते रहे तो इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया, सभी को पता है। बताइए क्या है आंसर, आप बताइए। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, सही है या नहीं? चीफ मिनिस्टर कैन बिलोंग टू एनी हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेचर, पॉज करा करिए हमेशा और उसके बाद आंसर दीजिए। चीफ मिनिस्टर कैन बिलोंग टू एनी हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेचर, किसी भी से भी बिलोंग करता है। नॉर्मली क्या है 7 जो हमारे हैं वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबली तो सभी राज्यों में है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो पर्टिकुलर कुछ राज्यों में, जैसे राज्यसभा और लोकसभा होती है द्विसदनात्मक। तो देखिए वेरी करेक्ट कि भाई मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और मुख्यमंत्री किसी भी सदन से संबंधित हो सकते हैं। मान लीजिए मुख्यमंत्री दोनों ही सदन से संबंधित नहीं है, और मान लीजिए रैंडमली मैंने बात की कि गुजरात में कोई मुख्यमंत्री बने और वह मुख्यमंत्री, या गुजरात का एग्जांपल ना लेके जहां पर दोनों सदन है, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर लेट अज्यूम कि वो दोनों ही सदन से नहीं है, तो विद इन 6 मंथ क्या किया जाता है, किसी भी कोई भी व्यक्ति, देखिए जो पार्टी से जीत कर आए हैं, मेन लीडर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा विनिंग कैंडिडेट रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई एक कैंडिडेट खुद ही वॉलेंटियरली अपनी जगह को छोड़ता है, क्विट करता है, री इलेक्शन किए जाते हैं, और ऐसी जगह से री इलेक्शन करवाए जाते हैं जहां से ये 100% है कि वो व्यक्ति जीतेगा, क्योंकि उसी को तो चीफ मिनिस्टर बनाना है। तो चाहे वो फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू हो, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज ए एमएलसी काम कर रहे हो, या फिर एमएलए हो, एमएलए मतलब जो चुनाव जीतेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट तो सही है। यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है, तो कौन से नॉट करेक्ट है? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों ही करेक्ट है। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है ना, कई बार सिंपल क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं, गोला मार्क करने की आदत हमेशा डालिए, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। 164 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 164 जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है वो प्रोवाइड करता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हैंड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। और चीफ मिनिस्टर जो है वो सलाह और मदद देता है गवर्नर। चीफ मिनिस्टर कैन बिलोंग एनी हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, किसी भी हाउस से हो सकता है। मिनिस्टर फॉर हु फॉर any period of 6 consecutive months is not a member of legislative of the state shall be expiration of the period cease to be minister। यदि 6 महीने के अंदर में नहीं बन पाता है तो उसे वो पद त्यागना होता है। रिसेंटली ऐसा केस कहाँ देखा गया था, आप मुझे बता सकते हैं? मैंने डिस्कस भी किया है आपसे, इस प्रकार का केस किस स्टेट में देखा गया कि वो चुनाव नहीं लड़ पाया और इसीलिए क्या है दूसरे को बनाया गया। तो 6 महीने का अपना एक टेन्योर होता है, उसके अंदर ही चुनाव लड़के जीत के आना होता है। तो 6 महीने तक तो वो एज ए चीफ मिनिस्टर काम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं जीत के आ पाए या फिर नहीं बन पाए एमएलसी और एमएलए, तो वो सीज हो जाएगा, मतलब ही विल नो मोर
फर्दर वर्क एज चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर ये प्रोहिबिटेड है, मतलब बलपूर्वक जो जबरन काम है, तस्करी जो कर हो जाती है, मानव तस्करी, चाहे वो चिल्ड्रन में है, विमेन में है, पनिशेबल है अकॉर्डेंस विद लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग इसमें पनिशमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सा वो आर्टिकल है जो इसके बारे में बात करता है? बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट है, बताइए। बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इसीलिए बोल रहा था कि आज के सेक्शन में आपके 20 आउट ऑफ एटलीस्ट 18 17 जरूर आएंगे। इज इट क्लियर? तो ट्राई एंड बाउंस बैक, जब तक आप प्रॉपरली नहीं दे रहा अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। तो देखिए 24 तो रिलेटेड है जो चिल्ड्रन के एजुकेशन, 14 साल से कम के बच्चे को श्रम पे नहीं रखा जाए। जबरन वाली जब बात की जाती है ना, ट्रैफिकिंग की बात की जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, तो ये 23 है, ठीक है, आर्टिकल 23 जो पार्ट 3 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है, पार्ट 3। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 24 इज वेरी क्लियर टू यू, यस और नो? चलिए, तो आर्टिकल 32 इज अ वेरी सिंपल, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो आर्टिकल 23 ट्रैफिकिंग ह्यूमन फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड है, प्रोहिबिट करता है, पनिशेबल है। आर्टिकल 22 तो प्रिवेंटिव डिटेंशन है। आर्टिकल 24 चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 एज shall not work any hazardous employment like factories and mines। तो फैक्ट्रीज और माइंस में उनको जॉब नहीं करवाई जा सकती है ना। और आजकल तो इस प्रकार के बहुत से प्रेशर ग्रुप्स काम कर रहे हैं जो है इनको निकाल कर ला रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेंडर गैप, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है 2021, तो नॉर्मली ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? ये इस प्रकार के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन विमेन, ग्लोबल फंड फॉर वुमेन, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? ये हमने क्लास में डिस्कस किया। बताइए, जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 कौन सी संस्था रिलीज करती है? बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट आंसर है। सो द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कहां पर लगता है भाई? ये दावोस, दावोस में, स्विट्जरलैंड में, राइट। और यहाँ पर हमारे सभी मल्टी बिलियनियर्स और हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं। वर्ल्ड के इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहे हैं जहाँ पर निर्णय होता है किस प्रकार से आगे आने वाली सालों की दिशा दशा इकोनॉमिकली रखी जाएगी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बेंचमार्क द इवोल्यूशन ऑफ जेंडर बेस्ड गैप, और इसका आधार क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन विमेन का कितना है विद रिस्पेक्ट टू मेल, पुरुषों की तुलना में उनको कितनी अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलते हैं। एजुकेशनल अटेनमेंट का आपको देख लीजिए भारत में कितना डिफरेंस है, राइट। हेल्थ एंड सर्वाइवल फीमेल में कितना है कंपेयर टू मेल। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मतलब उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना, जैसे भारत में लगभग 11-12% ही हमारे सेंटर में टोटल फीमेल कैंडिडेट, तो ये अपने आप में बहुत ही मीगर अमाउंट है, यस और नो। तो यहाँ से कहीं ना कहीं इसीलिए ये सब वो फिगर्स हैं जिनके कारण भारत का जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाने वाला जेंडर गैप, इसमें भारत की पुअर रैंकिंग आती है। हाल ही में इस्तांबुल कन्वेंशन हुआ। ये इस्तांबुल शहर कहाँ पर है बताइए? इस्तांबुल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, कल्चरल एंड हेरिटेज सिटी लोकेटेड इन टर्की। इस्तांबुल इज द गेटवे टू यूरोप, और टर्की को एशिया का मरीज भी कहते हैं, राइट। सो रिसेंटली इस्तांबुल कन्वेंशन चर्चा में थी। बताइए किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज एंड पॉवर्टी से रिलेटेड है, लैंड यूज डिग्रेडेशन से संबंधित है, साइबर टेररिज्म से संबंधित है इस्तांबुल कन्वेंशन, या फिर टैकल वुमेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। बताइए किससे संबंधित है? इस्तांबुल कन्वेंशन। और इस प्रकार के कन्वेंशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, हैग कन्वेंशन। बताइए हैग कन्वेंशन इज रिलेटेड टू व्हाट, है ना।
सो टैकल वायलेंस अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस है, यही इसका सही आंसर है। यूरोपियन यूनियन, राइट, टर्की इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नाटो, नाटो का भी हिस्सा है टर्की, याद रखना। तो यहां पर क्या होता है, देखिए, टैकल वायलेंस अगेंस्ट विमेन, ये जो काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग, मतलब रोकना, कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए, और जो भी देश इसको ट्रेटी को साइन करेगा उस देश को ये अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, राइट। माफी चाहता हूँ, शायद अब तक आवाज थोड़ी सी कम होगी। आई वॉज फॉरगॉटन, आई फॉरगॉट टू अप्लाई दिस ऑन the mic on the right place. So treaty is the world's first binding instrument to prevent and tackle violence against women. और ये इस प्रकार का पहला कोई बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम कर रहा है। इट इज द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क दैट एग्जिस्ट टू टैकल वायलेंस अगेंस्ट women एंड गर्ल कवरिंग। एंड यहाँ पर जो डोमेस्टिक वायलेंसेज है उसमें रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, मतलब जो महिला के जो जेनिटल अंग हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव वगैरह, उनको, तो ये जो ऑनर बेस्ड वायलेंस जो होते हैं, ऑनर किलिंग वगैरह, फोर्स्ड मैरिजेस, इन सबको उन देश को स्ट्रिक्टली पालन करना होगा। कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ये जेंडर गैप को इंप्रूव करेगा, रैंकिंग को। और जो ये लिबरल कंट्रीज हैं, राइट, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो रखते हैं, वो इन पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। When a government ratify the convention, they are legally bound to follow it, तो उन्हें मतलब पूरी तरह से फॉलो करना होगा। Convention was adopted by the Council of Europe Committee of Minister, और ये 7 अप्रैल 2011 को अडॉप्ट किया गया था काउंसिल ऑफ यूरोप कमेटी के द्वारा। इस कन्वेंशन ने मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए गवर्नमेंट के टू टैकलिंग द वायलेंस अगेंस्ट विमेन, कि महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है एक मिनिमम स्टैंडर्ड की इस लेवल तक रोका जाए, है ना। भारत में फैमिली कोर्ट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किया था फैमिली कोर्ट किस प्रकार से मैरिज जो डाइवोर्स वगैरह होते हैं उसको कैसे रोकने का काम करते हैं। पूरी कोशिश की जाती है कि मैरिज टूटे ना, है ना। वी हैव डिस्कस दैट। सो यूनिटी 2020 अभी बहुत अच्छे से चर्चा में था, डिटेल में मैंने इसके बारे में बात की थी, आपको याद आ रहा है। यूनिटी 2020 हाल ही में चर्चा में था। Why it is in न्यूज? क्या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, वार अगेंस्ट टेररिज्म से रिलेटेड है, स्पेस एक्सप्लोरेशन, या फिर क्रिप्टो करेंसीज? रिसेंटली वी हैव डिस्कस्ड रिचर्ड ब्रैंसन, ब्लू ओरिजिन के ओनर जेफ बेजोस, स्पेस एक्स, आजकल वो स्पेस में जाना चाह रहे, क्यों? वो 100 किलोमीटर तक के दायरा, कार्बन लाइन के बारे में हमने डिस्कस किया। तो बिल्कुल यूनिटी 2020 जो रिचर्ड ब्रैंसन है, वर्जिन गैलेक्टिक के जो ओनर हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन से संबंधित मिशन था, सबसे पहले ये स्पेस में गए। सो स्पेसशिप VSS यूनिटी, ये इन्होंने टेस्ट फ्लाइट किया, रॉकेट पावर, 6 लोग टोटल गए थे, है ना। इसमें से एक फीमेल भी थी, इंडियन फीमेल, राइट। सो द एज ऑफ स्पेस ऑन जुलाई 11 बोर्ड यूनिटी, 22nd मिशन फॉर VSS यूनिटी, वर्जिन गैलेक्टिक 4 क्रू स्पेस, 4 क्रू मेंबर थे टोटल, मतलब पायलट वगैरह थे, इस प्रकार से टोटल 6 लोग थे इसमें। फर्स्ट टू कैरी फुल क्रू एंड 2 पायलट, तो टोटल 6 हो गए, राइट। वर्जिन गैलेक्टिक के फाउंडर कौन है? रिचर्ड ब्रैंसन, यूनाइटेड किंगडम के हैं ये। हु विल टेस्टिंग आउट द प्राइवेट एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस, और फाइनली ये क्या है, इंटरनेशनली मार्केट बनाएंगे इसका कि स्पेस में लेके जाया जाएगा, और बिलियनियर्स वगैरह, मिलेनियर्स जरूर जाएंगे स्पेस में, वो अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं सभी लोग। इसीलिए आप में से कितनों को याद आ रहा है कि हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्ट बोल्ड के बारे में? कैन यू रिकॉल दैट? प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है? क्या ये इंडियन नेवी से संबंधित है? इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेवल बेस ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। क्या वेस्ट कोस्ट पर भारत का एक नेवल बेस बनाया जा रहा है? नेवल बेस बनाया तो जा रहा है, लेकिन क्या वो बोल्ड से संबंधित है? वाधवान पोर्ट के बारे में भी बात की थी, और हम लोग एक बहुत बड़ा हजारों करोड़ रुपए एक डेडिकेटेड पोर्ट भी बनाने वाले, नेवल पोर्ट। तो देखिए प्रोजेक्ट बोल्ड जो है दैट इज समवेयर रिलेटेड टू दैट बैम्बू, जो
बांस के पेड़ हैं जो कि बहुत ग्रीन पैच होते हैं वो, और हम लोग उसे कहाँ अप्लाई करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट ऑन जैसलमेर एटसेट्रा जो प्लेसेस हैं थार डेजर्ट में, राजस्थान में। तो दैट प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू बोल्ड। तो ना तो ये प्रोजेक्ट नेवी से संबंधित है, ना ही ये नेवल बेस से संबंधित है, ठीक है, दोनों ही पॉइंट गलत है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज नाइदर वन, क्योंकि करेक्ट पूछा गया, इस पर गोला मार्क जरूर कीजिए। इज इट क्लियर? डी इज द करेक्ट आंसर। सो बोल्ड जो है ये एक बैम्बू ओसिस, ओसिस पर मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, चारों तरफ रेगिस्तान हो, बीच में पानी हो और वहां पर है ना खजूर के पेड़ वगैरह, बहुत ही सुंदर नजारा हो, तो ये ओसिस कहलाता है। तो बैम्बू ओसिस ऑन लैंड ऑफ ड्रॉट, जहां पे सूखा है। बैम्बू को ग्रास की संज्ञा दे दी गई है, इसीलिए आज की तारीख में ट्राइबल पीपल बैम्बू को कटिंग कर सकते हैं, पहले ये नहीं कर सकते थे। लॉन्च्ड बाय किसके द्वारा, ये भी हमने याद आ रहा है आपको, डिस्कस किया था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC के द्वारा ये लॉन्च किया गया। KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। खादी बैम्बू फेस्टिवल 75 साल हो जाएंगे तो आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग इस पार्ट के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेस होते हैं सेमी एरिड लैंड जोन में, ये डेजर्टिफिकेशन को रोकने का काम करते हैं। आपने ग्रीन वॉल के बारे में जरूर सुना होगा कि जो सहारा डेजर्ट है, ग्रीन वॉल, उसको रोकने के लिए इंटरनेशनली अफ्रीका के अंदर ग्रीन वॉल लगाई गई है ताकि डेजर्ट फैले ना। आपको पता है हवा के साथ साथ जो मृदा है, जो सैंडी जो सॉइल है, वो बहुत तेजी से स्प्रेड होने लग जाती है, और यही इसका ऑब्जेक्टिव है। इज इट क्लियर कि डेजर्टिफिकेशन ना हो, लाइवलीहुड बना रहे लोगों का, प्रोवाइड लाइवलीहुड, लोगों को लाइवलीहुड मिलेगा इससे, मल्टी डिसिप्लिनरी रूरल इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले, इसीलिए बैम्बू ओसिस ऑन लैंड ऑफ इन ड्रॉट। 3 बहुत ही अच्छे पॉइंट पूछे गए हैं। मिथुन चक्रवर्ती की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं मिथुन नाम के एनिमल की। ये कहां का स्टेट एनिमल है, और ये तीनों पॉइंट एक ही राज्य से संबंधित हैं। रोडोडेंड्रॉन, मतलब रोडोडेंड्रॉन जो नाम का जो स्टेट फ्लावर है, वो कौन से स्टेट की बात हो रही है। एंड ब्लिट्स ट्रैगोपेन नाम का जो स्टेट बर्ड है, बेलिट्स ट्रैगोपेन, तो ये कहां का राज्य पक्षी, और ये तीनों ही जो है वो इनमें से किस स्टेट के बारे में बात की जा रही है। तो आपको जरूर स्टेट वाइज वहां के स्टेट एनिमल, राइट, स्टेट बर्ड, स्टेट फ्लावर जरूर पता होना चाहिए। तो हम लोग ये किसके बारे में बात करें बताइए, पॉज कर लीजिए, प्रॉपरली सोचिए, असम, मणिपुर, नागालैंड या फिर मिजोरम। Here the correct answer is, can I tell you? So the correct answer is Nagaland. तो ये कैसे दिखाई देते हैं, मिथुन कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है, मिथुन ये है। ब्लिट्स ट्रैगोपेन नाम का जो पक्षी है वो ये है, और रोडोडेंड्रॉन ये कुछ इस प्रकार का फ्लावर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही नागालैंड में मिलते हैं। नागालैंड की राजधानी क्या है भाई बताइए, कोहिमा। चलिए, तो यहां पर एक और प्रश्न आया है आपका, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है, आसाम में। आसाम में तो आपने बहुत सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह के सबके ओरांग वगैरह सुने ही है। मेघालय से रिलेट करता है ये। वैसे मेघालय का आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मुझे बताना है, मेघालय में कौन सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोस्फीयर रिजर्व। क्या ये त्रिपुरा से संबंधित है रोवा या मिजोरम से? रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो हियर द करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बारे में देखिए, आप त्रिपुरा में देख लीजिए लोकेशन। एक तो त्रिशा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बात जरूर पता होगी आपको, त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है। इसके अलावा त्रिपुरा 3 साइड से, ये देखिए 3 साइड से ये बांग्लादेश से कवर है, देख लीजिए पूरा 3 साइड से बांग्लादेश से कवर है, और इसीलिए यहां पर ये सेंसिटिव एरिया भी। फिर मिजोरम, ऊपर असम लगा हुआ है। रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू बी प्रिसाइज यहां पर है।
त्रिशा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर है, और एक और जो सेपा हिजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कहीं एग्जैक्टली यहां है, और एक और गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अराउंड इस लोकेशन पे है। तो गुमती आप देखेंगे, गुमती इज लोकेटेड इज हेयर, राइट। औरंग गार्डन है यहां पर, और रोवा इज लोकेटेड हेयर, देवाप्सा पार्क यहां पर है, और इसके अलावा सेपा हिल्जा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और त्रिशा। तो ये 4 तो जरूर आप लोगों को याद रखने, ठीक है। दीज 4 यू मस्ट रिमेंबर रिलेटेड टू त्रिपुरा, त्रिपुरा से रिलेटेड हैं। इज इट क्लियर? याद कर लीजिए अभी पॉज करके। चलिए अब बात आ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नेम मीन्स लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन। डॉन का मतलब क्या है बताइए? द डॉन इज द न्यूज़पेपर, किसका है? पाकिस्तान का। डॉन का मतलब अल सुबह है, मॉर्निंग। तो किसे भोर में जगमगाते पहाड़ों की भूमि कहा जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल दिस क्वेश्चन इज सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। बताइए, वेरी सिंपल। जिस प्रकार से जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, एंड दैट इज व्हाई सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो अरुणाचल प्रदेश मोस्ट ऑफ द पार्ट हिमालय से कवर्ड है। भारत में जो फॉरेस्ट हैं, एमपी मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। इन रेफरेंस टू इट्स पोजीशन एज ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, Kibithu is the easternmost point, right? It located on the northeastern tip of India. चाइना, भूटान, म्यांमार से टच करता है। ऑर्किड स्टेट, मतलब यहाँ पर बहुत से फलों के फूलों के बाग वगैरह हैं। पैराडाइज ऑफ बॉटनिस्ट, क्योंकि इतनी सारी प्रजातियां हैं यहाँ पर, ठीक है, फूलों वगैरह की, बॉटनिस्ट के लिए इसलिए, एंड पेड़ वगैरह, फ्लोरा। लार्जेस्ट नंबर ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस पाई जाती हैं यहाँ पर अमंग इंडियन स्टेट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रीजनल, छोटे छोटे मतलब लोग जो है एरियाज में भाषा बोलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एवरीथिंग इज गुड और नॉट, सब कुछ प्रॉपरली विजिबल है? यस। चलिए अगला बताइए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में क्या कथन सही है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे ये। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या सबऑर्डिनेट होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का? बताइए। अटॉर्नी जनरल की जो पोस्ट है ना, महान्यायवादी, ये मुझे बता दीजिए किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। सेकंड पॉइंट है, सॉलिसिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट की मदद से प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इनको। और थर्ड पॉइंट है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एडवाइस गवर्नमेंट इन लीगल मैटर्स। बताइए, पॉज कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट एंड सिंपल क्वेश्चन है। लक्ष्मीकांत बुक वगैरह आपने प्रॉपरली भी कवर करिए, जरूर आप आंसर दे देंगे। सो देखिए, पहला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, अटॉर्नी जनरल का एक सबऑर्डिनेटर होता है, सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के नीचे काम करते हैं, मतलब सबऑर्डिनेट। इसके बाद इन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता, कैबिनेट कमेटी होती है, प्राइम मिनिस्टर इनको अपॉइंट करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में सरकार का वकील कहलाता है, गवर्नमेंट वकील कहलाता है, ठीक है, और यही निगोशिएट करते हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह से। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एडवाइस देता है गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में। तो आप मुझे ये बता दीजिए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन दोनों की जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, ये आपको मुझे जरूर मेल करना है। और यहां पर थर्ड पॉइंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सरकार को सलाह देता है रिलेटेड टू लीगल मैटर, न्यायिक और कानून मामलों में। सेकेंड पॉइंट इज इनकरेक्ट, बट फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, सो सी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? सी इज द करेक्ट आंसर। सो यहां पर सॉलिसिटर जनरल इज द सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, भारत सरकार की तरफ से ये नियुक्त किया जाता है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, वर्क अंडर हिम, और सॉलिसिटर जनरल इसके अंडर में काम करते हैं, लीगल मैटर पर एडवाइस करता है गवर्नमेंट को। अपॉइंट किया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 3 years एंड अपॉइंटमेंट इज डन बाय द कमेटी ऑफ कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम
मिनिस्टर। निपुण भारत मिशन, वी हैव डिस्कस्ड दिस स्कीम इन दी डेली करंट अफेयर क्लासेस। तो निपुण जो इनिशिएटिव है ये किसका एक इनिशिएटिव है? नीति आयोग का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय का, इलेक्ट्रोमेटी का, या फिर एजुकेशन मंत्रालय का? निपुण क्या उद्देश्य था? जो बच्चे हैं उनकी स्किल, रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट वो अच्छी हो, लेवल बढ़े। जैसे आपने प्रथम की रिपोर्ट का सुना होगा, प्रथम इज एन एनजीओ, बहुत ही खराब और पुअर पोजीशन है भारत के बच्चों की, कि वो जनरल कैलकुलेशन नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते, ऐसा उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी डिटेल में दिया था 2018-19 में, प्रथम एनजीओ। डी इज द करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा निपुण भारत मिशन। निपुण की फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखनी है। यस, द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी। निपुण में नेशनल, आई से इनिशिएटिव, पी फॉर प्रोफिशिएंसी मतलब लोगों में ज्यादा प्रोफिशिएंट हो, एक्सपर्ट हो लोग। रीडिंग में मेनली किसके लिए? रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, समझ में, और न्यूमरेसी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसी के लिए निपुण लाया गया। तो आपको याद रहेगा, न्यूमरेसी, अंडरस्टैंडिंग, प्रोफिशिएंसी हो रीडिंग में, आई से इनिशिएटिव, निपुण बनाया जाए। निपुण का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? इंग्लिश में बात करें तो एक्सपर्ट, राइट, एक्सपर्ट है जो, ठीक है, वेटरन, एक्सपीरियंस जो होता है ना, निपुण बन जाए, जो एक्सपर्ट बन जाए। सो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये प्रोग्राम है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये पॉइंट भी याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। टारगेट क्या है? इट हैज बीन एनविजन्ड फॉर एंश्योरिंग every child in the country necessarily attain the foundational literacy and numeracy by the end of, तो अंत तक वो न्यूमरेसी, लिटरेसी, रीडिंग, कॉम्प्रहेंशन, ये सभी एबिलिटी उनमें आ पाए। अगला प्रश्न बेस्ड है मलेरिया पर। वन ऑफ द डेडलीस्ट मॉस्किटोज के कारण होती है। क्या इसमें प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है? क्या ये प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल है या नहीं है? रोकी जा सकती हो, क्योरेबल है भी कि नहीं बताइए। और तीसरा पॉइंट है, और यहां पर सबसे पहले करेक्ट पूछा गया, स्लीपिंग अंडर द इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट, मतलब जो नेट के अंदर हम सो रहे हैं वो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड भी है साथ में, तो ITN, क्या ये बेस्ट वे है रैपिडली रिड्यूसिंग मलेरिया ट्रांसमिशन की तेजी से कम करने का? अब देखिए, आप बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको पॉज करिए और बताइए क्या आंसर सही है। देखिए यहां पर नो डाउट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे खतरनाक मलेरिया का प्रोटोजोआ है। याद रखना, मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, और वो प्रोटोजोआ मादा एनाफ्लीज नाम के मच्छर पर। प्लाज्मोडियम में फैल्सीपेरम सबसे डेडलीस्ट मलेरिया स्प्रेड आउट करने वाला एक जो है वी कैन से प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम के टाइप्स हैं बहुत सारे। प्लाज्मोडियम विवेक्स नॉर्मल है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से दिमागी मलेरिया भी हो जाता है। प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल है, बिल्कुल है। लेकिन देखिए क्या होगा कि क्या पूरे दिन भर नेट में तो नहीं सोते रहेंगे, मच्छर तो काटेगा ही काटेगा यदि उसमें एक दिन में। हाँ, रोकने में कुछ हद तक मदद करेगा, लेकिन रैपिडली रिड्यूसिंग तो ऐसा नहीं है। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड हियर करेक्ट। सो स्लीपिंग अंडर insecticide treated net can reduce contact between mosquitoes, मच्छरों से कांटेक्ट कम हो सकते हैं, and human by providing both physical barrier and insecticidal effect. Population wide protection can result from मच्छरों को मार ही दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, उनके जेनेटिक जीनोम सीक्वेंस को आजकल पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, ताकि उनमें जो है वो तत्व पनप ही ना पाए जिसमें उनके जो इंस्टेंटाइन वगैरह में जहां पर ये प्लाज्मोडियम विवेक्स प्लाज्मोडियम पनपता है, तो उस पूरे जीनोम को ही खत्म किया जा रहा है आजकल। इस प्रकार के ट्रीटमेंट आपको पता ही है, ये सब आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में
बायोटेक्नोलॉजी में जरूर पढ़ा होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज बनेंगे, जैसे जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, राइट। ऑस्ट्रेलिया इस पर रिसर्च कर ही रहा है। सो अफ्रीका में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। भारत के जो तराई रीजन है, हिमालयास के नीचे वाले, वो दलदली इलाका और इसलिए वहां भी प्रॉब्लम है। मलेरिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, ये एक जो है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, मार देती है। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है, मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो के कारण प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल है। और अब तक केवल और केवल एक ही ऐसी वैक्सीन है जिसका नाम है RTS S/AS01, RTS-S के नाम से इसे जाना जाता है। ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकती है, तो क्योरेबल है। लाइफ थ्रेटनिंग सीवियर मलेरिया यंग अफ्रीकन चिल्ड्रन में पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो रिलेट कर रहा है मीथेन से। मीथेन पर हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, याद आ रहा है आपको? मीथेन ह्यूमन सोर्स के ऊपर बात की थी, एक प्रश्न आया था। मीथेन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल हैविंग र्यूमेन, जिनमें र्यूमेन होता है, जिन जानवरों में, क्या वो मीथेन प्रोड्यूस कर पाते हैं? सेकंड पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट जो फर्मेंटेशन है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो हम लोग खाते हुए, जैसे बनाना, स्टेपल फूड वगैरह में, आलू वगैरह में, इन द रूमिनेंट एनिमल, तो कार्बोहाइड्रेट जो फर्मेंटेशन होता है, जो सड़ता है, मतलब जो जुगाली वगैरह करते हैं, उसके बाद क्या उससे CO2 और हाइड्रोजन गैस निकलती है क्या कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन? एक और पॉइंट पूछा है जो हरित धारा है, ये हमने डिस्कस किया था, अभी मैं आपको याद दिला दूंगा। हरित धारा क्या एक एंटीमिथोजेनिक फीड है? एंटीमिथोजेनिक का मतलब यदि गाय भैंस या र्यूमेन वाले जो जानवर इसको खाएंगे तो उस केस में कंपैरेटिवली बहुत ही कम मात्रा में मीथेन निकलेगा उनके मुख से, और इस मीथेन के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इतने सारे जानवर ऊंटों से इसीलिए परेशान थे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, है ना, ग्लोबल वार्मिंग का कारण। तो सप्लीमेंट डेवलप्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो क्या इसे ICMR ने डेवलप किया हरित धारा को? ध्यान से प्रश्न पढ़िए, आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप अच्छे से चीजों को लिंक कर पाते हैं। बताइए विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट है? यहां पर करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट? करेक्ट पूछा गया। तो देखिए मीथेन जो है बिल्कुल जो र्यूमेन है जिनमें, राइट, उनमें पाया जाता है। ये र्यूमेन वाले जो जानवर है, जैसे गाय भैंस बकरी ऊंट, जो जुगाली करते हैं, है ना, चारा वगैरह खाते हैं, राइट, सेल्यूलोज जिसे कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन इन द रूमिनेंट एनिमल लीड टू प्रोडक्शन, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो हरित धारा है, इसके बारे में सही वर्ड है एंटीमिथोजेनिक फीड है। ये डेवलप ICMR के द्वारा नहीं किया गया, ICAR के द्वारा किया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, पूसा, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सो थर्ड इज इनकरेक्ट है। हरित धारा के बारे में एकदम क्लियर है पॉइंट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR ने हरित धारा, और बाकी दोनों पॉइंट कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन, इससे ये बनता है। र्यूमेनिटिक जानवर सेल्यूलोज फाइबर स्टार्च शुगर को पचाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो फाइनली कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन, किण्वन, उसको सड़ाने का काम करता है, और फिर ये CO2 एंड हाइड्रोजन गैसेस निकलती हैं। मैं समय समय पर आपके साथ में ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ऑरोरा बोर्जियोलिस, कई बार मैंने आपको ये बात चर्चा की है, तो ये प्रश्न आ भी गया। देखिए ऑरोराज, है ना, ऑरोरा क्या है? जो शानदार चमक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर दिखाई देती। तो क्या यह एक रिजल्ट है? मैंने आपको मार्स से रिलेटेड भी ऑरोराज, तो नॉर्मली उसके पोल्स पर ही नहीं बल्कि नॉर्मली इक्वेटर वाले रीजन पे भी ऑरोराज दिखाई देते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। ऑरोराज क्या रिजल्ट है? डिस्टर्बेंस ऑफ मैग्नेटोस्फीयर कॉज्ड बाय सोलर विंड। सोलर विंड जब आती है मैग्नेटोस्फीयर से डिस्टर्बेंस के कारण ये चमकदार लाइटें बनती हैं। Auroras are only visible at night and usually only appears in lower polar region, जो निचले ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर ज्यादा दिखाई देती। यही वो कारण है, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। सोलर विंड पृथ्वी पर आती है, चंद्रमा पर तो सोलर विंड सीधे टकरा जाती है क्योंकि मैग्नेटिज्म नहीं है। मैग्नेटिज्म मार्स ने काफी हद तक खो दिया है। पृथ्वी का यही मैग्नेटिज्म हमें इन सोलर विंड से बचाता है,
और ये इसीलिए कहां पर जाकर गिर जाती हैं, टकराती हैं, नॉर्थ और साउथ पोल में, क्योंकि नॉर्थ और साउथ में मैग्नेटिज्म का इफेक्ट है। इज इट क्लियर? तो सोलर दोनों ही पॉइंट जो है बिल्कुल सही है, इनका डिस्टरबेंस होता है, कलरफुल लाइट्स बनती हैं, नाइट में दिखाई देती हैं, करेक्ट पूछा गया है। बोथ द स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट है। इज इट क्लियर? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस मतलब जो पृथ्वी के दक्षिण भाग में होता है, ऑस्ट्रेलिया नाम ही दक्षिण से है, ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा बोर्जियलिस ये ऊपर वाला, ठीक है। चलिए, ऑरोरा एक नेचुरल लाइट डिस्प्ले, शिमर इन स्काई। आप जरूर ऑरोरास को कभी सर्च कीजिए गूगल पे, आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे, बहुत ही प्राकृतिक लाइट, जो शायद जो है अच्छे अच्छे जो कहीं शादियां भी होंगी, मैरिजेस, देयर यू विल नॉट फाउंड सच ब्यूटीफुल कलर्स, है ना, नेचुरली। मैग्नेटोस्फीयर कॉज्ड बाय सोलर विंड, और जब ये डिस्टरबेंस होता है तो चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटोस्फेरिक प्लाज्मा, आपको पता होगा सूर्य से लगातार प्लाज्मा, द फोर्थ स्टेट ऑफ द पार्टिकल, या यूं कह लीजिए मैटर, पदार्थ की चौथी अवस्था, मैटर का चौथी अवस्था प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या आपने डे टू डे लाइफ में देखा है? मैंने आपको एक बार बताया था, जब भी आप प्लग को इंसर्ट करते हैं सॉकेट में और जो चिटक करके जो दिखाई देती चिंगारी, वही एक प्रकार का प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या होता है? लाइट जो हल्की गैसेज हैं उसमें जो आयंस हैं वही प्लाज्मा का रूप होता है। लगातार ये एक्सक्रीट हो रहे हैं खरबों खरब, कई गुना में लगातार इस पूरे सोलर सिस्टम में, ठीक है, सूर्य के द्वारा। और ये सभी जो तारे हैं वो रिलीज करते हैं स्टार्स। सन इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्टार। सो सेक्शन 66A of the IT Act was in news recently, is famously associated with which of the following judgment? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 66A जिसको बहुत लंबे समय तक खारिज नहीं किया गया था, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस निकाल दी कि कोई भी पुलिस स्टेशन इसका अब मिसयूज ना करे। ये तो 2015 में ही खत्म हो गया। तो केएस पुट्टा स्वामी केस, ये किससे संबंधित था बता दो। नवतेज सिंह जौहर, ये भी मैंने डिस्कस किया है आपकी क्लास में, बता दीजिए। केदारनाथ सिंह केस, तो ये भी हमने डिस्कस किया है। ये चारों पर शॉर्ट नोट लिख दीजिए, आपको पॉलिटी में बहुत मदद मिलेगी। एंड फाइनल इज श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बताइए, श्रेया सिंगल इज वेरी यंग गर्ल, मतलब मैंने आपको इस बारे में डिस्कस किया था कि बहुत ही यंग गर्ल थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी ये बात। तो यही वो गर्ल हैं और आर्टिकल 66A IT एक्ट के तहत, है ना, ये हमने डिस्कस किया था। 66A को जो है ड्रैकोनियन लॉ है, जिसके तहत अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था 2015 में, फिर भी इसको यूज किया जा रहा था सेक्शन को, और इसीलिए फाइनली इस पर स्ट्रिक्ट कदम लिया गया, ठीक है। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और श्रेया सिंगल महाराष्ट्र वगैरह का केस आपको याद आ रहा होगा, मैंने डिस्कस किया था कि जो उन दिनों में बाला साहब ठाकरे, उन पर कमेंट किया था 2 गर्ल्स ने, तो वो सब मैंने आपको लिंक करके बताया था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इट फॉर्म्स ईस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ हिमालयन तराई फॉरेस्ट इन इंडिया। क्या ये एकमात्र टाइगर रिजर्व है बिहार का? और क्या यहाँ पर 150 से ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं? तो बताइए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर? कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। क्या ये तराई फॉरेस्ट पर लिमिट, मतलब एंड, सबसे पूर्वी सीमा बनाता है तराई वनों की? अच्छा, आप में से कितनों ने भब्बर, तराई ये सब सुना ही होगा ना। तो तराई मतलब दलदली वाला, जिसमें नदियां जो है, जब नदियां भब्बर प्रदेश के बाद में जब बाहर निकलती हैं तो वो दलदली सा बना देती हैं चिकनी मिट्टी के कारण, ठीक है। और भब्बर प्रदेश में तो क्या होता है, नदियां अंडरग्राउंड होती है, क्योंकि बाउल्डर्स, बड़े बड़े कण होते हैं, उसके नीचे बहती है नदियां। हिमालयाज की रिवर्स की बात कर रहा हूं। तो देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज द ओनली टाइगर रिजर्व इन बिहार। हमने टाइगर रिजर्व्स के बारे में बहुत अच्छे से बात की थी, नॉर्थ ईस्ट के टाइगर रिजर्व्स के बारे में भी की थी प्रीवियस लेक्चर में। इट फॉर्म्स, और इसी प्रकार से आपके सारे टाइगर रिजर्व्स वगैरह, ये सब फॉरेस्ट वगैरह कवर हो जाएंगे। आप लोगों की जो डिमांड थी कि भाई सर अलग से कवर कर दीजिए, तो ये MCQs देख लीजिए, आपको कवर हो जाएगा।
और तराई रीजन की मोस्ट लिमिट ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है ना, वहां पर ये वाल्मीकि है, बिहार में है। 150 नहीं है इसमें, यहाँ पर कंपैरेटिवली कम टाइगर है, एंड ओनली 40 टाइगर्स आर देयर। 140 तो बहुत ज्यादा होता है, राइट। भारत उन 13 देशों में से एक है जहां पर टाइगर्स हैं, बाघ हैं, और दुनिया का 70% से ज्यादा बाघ इंडिया में पाया जाता है। चलिए फाइनली एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। हमने ब्रीफ में इसको डिस्कस किया है करंट अफेयर की क्लास में। तो ये जो प्रोजेक्ट है, क्या ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, या फिर इन दोनों के द्वारा, मतलब क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के द्वारा भी, और साथ ही साथ में क्या इसे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड दोनों के द्वारा? बताइए विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट हियर? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसका उद्देश्य क्या है? कैन यू रिकॉल इसका उद्देश्य क्या है? क्या नीति आयोग के द्वारा है, क्या क्वालिटी काउंसिल के द्वारा है, DPIIT के द्वारा है? देखिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में क्या है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, जो रिटेल वगैरह जो सामान है उसके लिए एक ओपन सोर्स नेटवर्क बनाया जा रहा है, और उससे क्या हो कि इन सभी जो रिटेल हाउसेज उनको भी मदद मिल सके। तो ये जो इनिशिएट लिया गया प्रोजेक्ट वो DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, राइट। और डिपार्टमेंट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर में आता है, ये जरूर याद रखेंगे आप लोग। DPIIT ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का इसने इनिशिएशन लिया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI, ONDC aim at promoting open network development on open source methodology using open specification, open network protocol, independent of any specific platform। मतलब ये चाहे वो विंडोज है, चाहे वो एप्पल है, या फिर सिम्बियन, या फिर एंड्रॉयड, सभी पर काम करे तभी तो एक नेटवर्क बन पाएगा। और इससे क्या होगा, वैल्यू चेन, एंटायर वैल्यू चेन को डिजिटाइज किया जाएगा, स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन, प्रमोट इंक्लूजन सप्लायर। तो कुल मिला के बात ये लॉजिस्टिक वगैरह कि कंज्यूमर को क्या है जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा जिसमें रिटेलर्स वगैरह को मदद मिलेगी, कंज्यूमर इससे कनेक्ट हो पाएंगे। तो द टास्क हैज बीन असाइन टू क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो टास्क है वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को असाइन किया गया, लेकिन ये प्रोजेक्ट का इनिशिएशन किसने लिया है? DPIIT और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में ही आता है। टुडे क्लास, आज की क्लास में आपको नोट्स में या मैंने जरूर एक्सप्लेन किया है कि जो वल्चर हैं, गिद्ध, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है कि किस प्रकार से वल्चर, उनकी क्या विशेषताएं हैं। मैंने आपसे जो है वल्चर एक्शन प्लान के बारे में भी क्वेश्चन पूछा था। 3 वल्चर दिए हुए हैं, व्हाइट बैग्ड वल्चर, हिमालयन वल्चर और ग्रिफन वल्चर। 3 वल्चर्स हैं, मतलब गिद्ध हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कैवेंजर कहलाते हैं। बहुत डिटेल में मैंने आज की क्लास में 28 अगस्त की क्लास में डिस्कस किया। जरूर नोट्स देखिए आप, नोट्स बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही वेल कनेक्टेड है, फैक्ट्स भी साथ में अटैच्ड हैं, कॉन्सेप्ट वाले पार्ट भी हैं। तो जरूर आप एक बार अपने लेवल पर उन्हें पढ़ा करिए रिवीजन के तौर पे। तो यहाँ पर सफेद पीठ वाला गिद्ध, क्या ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है? हिमालयन वल्चर, क्या ये एंडेंजर्ड है? और ग्रिफन वल्चर, क्या ये वल्नरेबल है? यहाँ पर इनके आगे मैं पॉइंट लिख देता हूँ 1, 2 एंड 3। यहाँ पर भी लिख देते हैं 1, 2 एंड 3। बताइए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, भारत में मैंने आपको आज ही डिस्कस किया था, 9 टोटल वल्चर हैं प्रकार के, 9 टाइप्स ऑफ वल्चर, 4 आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जिसमें से एक है व्हाइट बैग्ड वल्चर जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ये पॉइंट तो सही है। बाकी ये दोनों जो हैं, हिमालयन वल्चर एंड ग्रिफन, दीज आर लीस्ट कंसर्न, ठीक है, लीस्ट कंसर्न, राइट। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, तो यहां पर 9 रिकॉर्डेड स्पीसीज हैं, इज इट क्लियर? ओनली फर्स्ट, पहला वाला ही स्टेटमेंट सही है। 9 रिकॉर्डेड है, कौन कौन से? देखिए एक बार नाम पढ़ लेते हैं। ओरिएंटल व्हाइट बैग्ड, लॉन्ग बिल्ड मतलब जिसकी लंबी चोंच है, स्लैंडर बिल्ड, हिमालयन, रेड हेडेड जिसका सिर रेड है, इजिप्टियन, बियर्डेड, सिनेरियस एंड द यूरेशियन ग्रिफन।
ग्रिफन आपको पता होगा, नॉट ग्रिफन, ग्रिपन स्वीडन का प्लेन है ना, आपको याद आ रहा होगा वो ग्रिपन जो था वो कंपटीशन में था विद दी राफेल, है ना, राफेल्स के कंपैरिजन में हम उसको भी परचेस कर सकते थे, लेकिन राफेल में फाइनली हमने मोहर लगाई। 4 क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इनमें से 1 एंडेंजर्ड और 3 नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। सो व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 2006 प्रोजेक्ट से ही हम लोग काम कर रहे हैं, डिक्लोफेनेक वगैरह सब पर मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहां पर देखिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन कौन से, जरूर याद रखना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो भी स्पीसीज हैं जरूर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये चारों नाम याद कर लीजिए, ये तो आपको याद ही रह गया है। व्हाइट बैग्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, याद रखना स्लेंडर और व्हाइट बैग, रेड हेडेड वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इजिप्टियन जो है वो एंडेंजर्ड है। हिमालयन एंड ग्रिफन लीस्ट कंसर्न है और बियर्डेड वल्चर नॉट थ्रेटेंड, तो लीस्ट कंसर्न में आएगा और इसीलिए ये दोनों पॉइंट जो हैं गलत है, ठीक है ना, वल्नरेबल या, ठीक है। चलिए चिकन करी, खैर चिकन करी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्ब्रॉयडरी है, यदि आपने थोड़ा बहुत भी देखा हो, लोग जो हैं जो भी गैदरिंग्स वगैरह होती है उनमें भी चिकन करीज वाले कुर्ता पजामा पहनते हैं। चिकन करी क्या मदुरई तमिलनाडु से रिलेट करती है, मैसूर से रिलेट करती है, लखनऊ से रिलेट करती है, जयपुर से? व्हाट इज द करेक्ट आंसर बताइए। जयपुर की तो आपको याद आ रहा होगा ब्लू पॉटरी बहुत ही फेमस है, ब्लू पॉटरी। मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल, ये बता दीजिए जो मीनाक्षी है वो कौन सी गॉडेस है, कौन सी भगवान है वो मीनाक्षी? तो यहां पर द करेक्ट आंसर इज लखनऊ, लखनऊ वन ऑफ माय मैटरनल रिलेशन इज देयर, लखनऊ इज नवाबों का शहर, राइट, है ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और चिकन करी बहुत फेमस है वहाँ की, लखनऊ इज द कैपिटल। तो रीजन चिकन कढ़ाई इज द वाइट वर्क, इस प्रकार से कपड़ा जो होता है उस पर इस प्रकार का सलवार या कई बार शर्ट्स पर भी होता है, कुर्ता पजामास पर भी होता है, सलवार सूट पर भी होता है फीमेल के, ठीक है। तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश का, इट इज बिलीव्ड दैट नूरजहां जो थी, हिस्टोरिकली आपको पता होना चाहिए कि जो मुगल एम्परर थे जहांगीर, अपने आप में जहांगीर खुद ही पेंट के बहुत ही पेंटर के तौर पे जाने जाते हैं, हर हस्बैंड, तो एम्ब्रॉयडरी ए कैप ऑफ हर हस्बैंड, तो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करी थी उनके कैप की, हेंस पॉपुलराइज द क्राफ्ट ऑफ वाइट एंड वाइट एम्ब्रॉयडरी पे ये देखा जाता है, ठीक है, किया जाता है। मोटिव्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द नेचुरल जो प्राकृतिक जो पेड़ पौधे पत्तियां इत्यादि हैं, फ्लावर्स हैं, क्रीपर्स है ना, क्लाइंबर्स, क्लीपर एंड क्लाइंबर्स क्या होती है, लताएं, बेल, लेस लाइक पैटर्न, स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी कॉमन स्टाइल पैटर्न, ईच पीस ऑफ चिकन करी इज शैडो वर्क टू क्रिएट लाइट और शेड इफेक्ट, मतलब डार्क और लाइट। तो आप देखेंगे कि लाइट ब्लू, लाइट पिंक, उस पर बहुत ही अच्छा लगता है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है। चिकन करी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से हाउ मेनी ऑफ यू हैव वियर्ड दिस चिकन करी, है ना, ड्रेस? आई हैव वियर्ड, यू हैव वियर्ड और नॉट? सो थैंक यू सो मच। कितने मार्क्स आए जरूर मुझे मैसेज कर दीजिए, मेल कर दीजिए, और डेली बेसिस पर क्लासेस तो होती रहेंगी। थैंक यू सो मच। और आपकी जो डिमांड थी योजना वगैरह, वो भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, राइट। और इंटरनल सिक्योरिटी को हो सकता है थोड़ा सा होल्ड करें, क्योंकि प्रीलिम्स के देखते हुए मैं चाहूँगा कि एमसीक्यूज जो सब्जेक्ट बेस्ड जो एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, उनको फिर से मैं लाता हूँ। वो सारे क्लासेस मेरी काफ़ी हद तक तैयार है, so we'll discuss that part also, so that more and more question and answers analysis you may have. So thank you so much। जरूर आप लोग योजना कुरुक्षेत्र वाली बात पर स्कीम्स वगैरह जरूर ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, उनको मैच करिए, राइट, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।